आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीपीसीएस का चैप्टर नंबर 2 उत्तर प्रदेश पढ़ रहे थे और उसी का टॉपिक है कला एवं संस्कृति। अब आएंगे स्थापत्य कला, प्राचीन काल में कैसी थी देखते हैं। उत्तर प्रदेश प्राचीन समय से ही कला संस्कृति की दृष्टि से धनी प्रदेश रहा है। प्रदेश में प्राप्त स्थापत्य कला के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष मौर्यकालीन हैं। मौर्यकालीन शिला स्तंभ और स्तूपों का निर्माण चुनार के लाल बलुआ पत्थरों से हुआ था। दिल्ली मेरठ अभिलेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पाया गया। बाद में यह फिरोज शाह तुगलक के समय दिल्ली लाया गया। दिल्ली टोपरा अभिलेख उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पाया गया था। मध्यकाल में यह फिरोज शाह तुगलक के समय दिल्ली लाया गया। मौर्यकालीन कला का सर्वोत्तम उदाहरण उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित सारनाथ का सिंह स्तंभ लेख है। अशोककालीन यक्ष और यक्षिणियों की प्रतिमाएं प्राप्त हुईं, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पारखम और बोरादा से मिली हैं। मथुरा कला शैली कुषाण काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। कुषाणकालीन जैन तीर्थंकरों, बुद्ध तथा अनेक हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं यहाँ से प्राप्त हुईं। कनिष्क, हुविस्क और वासुदेव के काल में मथुरा कला का सर्वाधिक विकास हुआ। मथुरा से कुछ ऐसी बोधिसत्व प्रतिमाएं प्राप्त हुईं जिन पर कनिष्क संवत की प्रारंभिक तिथियों के लेख खुदे हुए हैं। मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल से ही हुआ था। गुप्तकालीन कई मंदिर उत्तर प्रदेश में पाए गए। इन मंदिरों में देवगढ़ ललितपुर का दशावतार मंदिर एक पाषाण निर्मित मंदिर है। इसी समय के दो ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव कानपुर और भीतरी गाजीपुर में पाए गए। इतिहासकार वी.एस. अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमूर्तियों का निर्माण मथुरा के शिल्पियों द्वारा किया गया था। इन कलाकारों की ख्याति दूर दूर तक हो गई थी। मध्यकालीन कला क्या थी उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में देखते हैं। मध्यकालीन कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में स्थापत्य, मूर्ति कला और चित्रकारी में प्रमुख योगदान जौनपुर के सरकी शासकों एवं मुगल शासकों का रहा। सरकी स्थापत्य के बारे में जानते हैं। जौनपुर स्थित लाल दरवाजे का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी के पुत्र महमूद शाह की पत्नी बीबी राजे ने 1477 में कराया था। इस इमारत का मुख्य द्वार लाल पत्थरों से निर्मित है, जो चुनार की खानों से लाए गए थे। इस्लामी शैली में बनी यह मस्जिद वर्तमान में इस्लामी शिक्षा का उच्च केंद्र के रूप में प्रतिस्थापित है। देखिए यहाँ पर पत्नी बीबी राजे ने 1477 ईस्वी में 1477 ईस्वी में कराया था। ठीक है, किसका निर्माण? लाल दरवाजे का निर्माण, जो जौनपुर में स्थित है। अब यहाँ पर झंझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने मस्जिद अटाला एवं मस्जिद खालिस के निर्माण के समय 1430 ईस्वी में कराया था, 1430 में। यह मस्जिद पुरानी वास्तुकला का अत्यंत सुंदर नमूना है। 1430 में झंझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया। यह जौनपुर की अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए आदर्श मानी जाती है।
इस मस्जिद के निर्माण को शुरू कराने का श्रेय फिरोज शाह को जाता है। इस मस्जिद की ऊंचाई 100 फीट से अधिक है। इस मस्जिद के निर्माण को शुरू कराने का श्रेय फिरोज शाह को गया। इस मस्जिद की ऊंचाई 100 फीट है। शीतला माता चौकिया देवी का मंदिर अत्यंत पुराना है। हिंदू राजाओं के काल में जौनपुर का शासन अहीर शासकों के हाथ में था। जौनपुर का पहला अहीर शासक हीरा चंद्र यादव को माना जाता है। चौकिया देवी के मंदिर का निर्माण कुल देवी के रूप में यादवों या भरों द्वारा कराया गया। इस मंदिर के समीप ही एक तालाब का निर्माण भी कराया गया। शाही किला का निर्माण फिरोज शाह ने गोमती नदी के तट पर 1362 ईस्वी में कराया था। 1362 में शाही किला का निर्माण फिरोज शाह ने करवाया। इस किले के ऊपर एक विशाल गुम्बद बना हुआ है। वर्तमान समय में इस किले का पूर्वी द्वार तथा अंदर की तरफ कुछ मेहराबें आदि बची हैं, जो इसके भव्य होने के प्रमाण हैं। इसके सामने के प्रमुख फाटक को नीले एवं पीले पत्थरों से सजाया गया था। इस किले में स्थित इब्राहिम बरबक द्वारा बनवाई गई मस्जिद को बनावट में हिंदू एवं बौद्ध शिल्प कला की छाप दिखाई पड़ती है। जामा मस्जिद का निर्माण कार्य इब्राहिम शाह के समय में शुरू होने के बाद कई चरणों में पूर्ण हुआ। यह मस्जिद हुसैन शाह के काल से बनकर तैयार हुई। जामा मस्जिद की चारों दीवारों में फाटक स्थित है। इस मस्जिद के पूर्वी फाटक को सिकंदर लोदी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। इस मस्जिद की सजावट मिस्री शैली के बेल बूटे, मेहराबों की गोलाइयों, कमल, सूर्यमुखी जाली आदि के द्वारा की गई थी। देखिए, जामा मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह के समय से शुरू होने के बाद कई चरणों में पूर्ण हुआ है और इसमें चारों दीवारों में फाटक लगा हुआ है और जो पूर्वी फाटक है उसको सिकंदर लोदी द्वारा ध्वस्त भी किया गया था। देखते हैं आगे। तारीख मुइमी के अनुसार अकबर के आदेश पर 1564 ईस्वी में इस विख्यात शाही पुल का निर्माण मुन-इन खान खाना ने कराया। इस पुल के मध्य में चतुर्भुजाकार चबूतरे, एक विशालकाय सिंह और मूर्ति बनी है जो हाथी की पीठ पर सवार है। अब देखते हैं मुगल कालीन स्थापत्य। बाबर के द्वारा भारत में मुगल राज्य की स्थापना के उपरांत अयोध्या और संभल में मस्जिदों का निर्माण कराया गया। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुगल कालीन स्मारकों का निर्माण अकबर और शाहजहां द्वारा कराया गया था। फतेहपुर सीकरी किला महान सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा आगरा के समीप लाल पत्थरों से फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया। यह स्थल प्राचीन काल में सीकरी रूप बल था। अकबर के द्वारा यहाँ लाल बलुआ पत्थरों से 7 मील लंबे घेरे वाले किले का निर्माण कराया गया। अकबर ने इसे अपनी प्रशासनिक राजधानी भी बनाया। यही स्थिति बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात तथा बंगाल शैली में कई भवन बनवाए गए। फतेहपुर सीकरी को डिजाइन करा गया था, फतेहपुर सीकरी को बहाउद्दीन ने तैयार की थी। फतेहपुर सीकरी की डिजाइन बहाउद्दीन, याद रखना। इस किले में एक बड़ी कृत्रिम झील अनूप तालाब भी है। किले में स्थित मरियम महल पेंटिंग और मीनाकारी के कारण
प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित जोधा महल में हिंदू छाप के साथ ऋतु के अनुसार कमरों के तापमान को नियंत्रित रखने की तकनीक का भी प्रयोग किया गया है। तुर्की सुल्ताना की कोठी में काष्ठ तकनीक का प्रयोग किया गया। काष्ठ तकनीक लकड़ी यूज करी गई है। कलाविद पर्सी ब्राउन के अनुसार यह स्थापत्य कला का मोती है। फतेहपुर सीकरी में दीवान ए आम सलीम चिश्ती का मकबरा, जामा मस्जिद, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा, हिरण मीनार, ज्योतिषी की बैठक, मीना बाजार, पंच महल, हवा महल, जोधा का महल, मरियम का महल, बीरबल महल आदि इमारतें स्थित हैं। बताइए, फतेहपुर सीकरी में दीवान ए खास, दीवान ए आम, सलीम चिश्ती का मकबरा, जामा मस्जिद, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा, हिरण मीनार, ज्योतिषी की बैठक, मीना बाजार, पंच महल, हवा महल, जोधा का महल, मरियम का महल, बीरबल महल आदि इमारतें स्थित हैं। अब पढ़ेंगे आगरा का किला। अकबर के द्वारा 1565 ईस्वी में आगरा के किले की नींव रखी गई। 1565 ईस्वी में आगरा के किले की नींव रखी गई अकबर द्वारा। लगभग 1.5 मील व्यास वाले आगरा के किले में 2 दरवाजे हैं, दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट। आगरा के किले में कितने दरवाजे हैं? 2। एक है दिल्ली गेट और दूसरा अमर गेट। आगरा किले के इन गेटों पर अकबर द्वारा जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई गईं। अकबरी महल शहंशाह अकबर का आवास पर बंगाल स्थापत्य का प्रभाव देखने को मिलता है। जहांगीर महल शहजादा सलीम का आवास पर ग्वालियर किले व हिंदू कला का प्रभाव परिलक्षित होता है। अब देखते हैं ताजमहल। शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के तट पर इस मकबरे को अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में 1631 से 53 ईस्वी के बीच बनवाया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल 1931 से 1648 के मध्य निर्मित हुआ। विश्व प्रसिद्ध इस मकबरे में मध्य एशिया, ईरान एवं भारत की भवन निर्माण शैलियों का सामंजस्य संयोजन है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसकी डिजाइन तैयार की। ताजमहल की डिजाइन किसने करी? उस्ताद अहमद लाहौरी। और उस्ताद ईसा खान के निर्देशन में 22 साल काम चला, तब जाकर यह इमारत निर्मित हुई। सफ़ेद संगमरमर से बना यह अष्टभुजीय मकबरा अपने बेहतरीन अनुपात और सादगी के लिए विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। यमुना नदी के दाएं किनारे पर लगभग 17 हेक्टेयर निर्मित यह मकबरा 4 कोनों पर मीनारों से घिरा है। श्वेत संगमरमर से निर्मित इस इमारत में पित्रादूरा तकनीक में सुंदर सजावट का काम किया गया। ताजमहल कई इमारतों से प्रेरित है। डिजाइन और 4 बाग शैली में यह हुमायूं के मकबरे से। सेकंड, इस्लामिक सादगी के मामले में यह अकबर के मकबरे से। थर्ड, कब्र डिजाइन के मामले में यह मांडू के होशंग शाह के मकबरे से। नंबर 4, संगमरमर एवं पित्रादूरा तकनीक के इस्तेमाल से यह एतमादुद्दौले के मकबरे से। 5वां, झील में भवन के प्रतिबिंब बनने में सासाराम स्थित शेर शाह के मकबरे से।
इस प्रकार विश्व प्रसिद्ध ताजमहल मुगल स्थापत्य कला की समस्त खूबियों से पूर्ण है तथा यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का प्रथम स्मारक है। वर्ष 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अब पढ़ेंगे आधुनिक काल। अवध के नवाबों और अंग्रेजों के द्वारा आधुनिक काल में अनेक निर्माण कराए गए। अवध के नवाबों ने विशेषकर लखनऊ तथा अयोध्या में अनेक निर्माण कराए। लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा हुसैनाबाद इमामबाड़ा स्थित है। हुसैनाबाद में इसे मोहम्मद अली शाह ने बनवाया। अवध प्रांत की राजधानी लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध इमारत बड़ा इमामबाड़ा है, जिसका निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने करवाया था। बड़ा इमारत प्रसिद्ध इमारत बड़ा इमामबाड़ा, जिसका निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने करवाया। इमामबाड़ा के प्रमुख वास्तुकार किफ़ायतुल्लाह दिल्ली के रहने वाले थे। अलंकृत रूमी दरवाजा बड़े इमामबाड़े के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। छतर मंजिल यूरोपीय शैली में बनी एक अन्य इमारत है, जिसका निर्माण कार्य नवाब गाजी उद्दीन हैदर द्वारा आरंभ कराया गया तथा उनके बेटे नासरुद्दीन हैदर द्वारा पूरा किया गया था। लखनऊ में स्थित केसर बाग का निर्माण नवाब वाजिद अली शाह ने करवाया था। अवध में बनी इमारत की प्रमुख विशेषता इनके दरवाज़ों पर सजावट के लिए मछली की आकृति का उपयोग किया जाना है। बड़े इमामबाड़े का मेहराब हॉल विशुद्ध लखनऊ कला का नमूना है। कुछ अन्य स्थापत्य में उदाहरण सफ़ेद बारादारी, सिकंदर बाग, बनारसी बाग, भूल भुलैया और कुछ तहखाने भी हैं। लखनऊ रेजिडेंसी, जहां पहले ब्रिटिश अधिकारी रहते थे, वर्तमान में एक संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक है। चित्रकला व मूर्तिकला। मौर्य काल में प्रस्तर मूर्ति निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थरों और पारखम, मथुरा जिला उत्तर प्रदेश से प्राप्त यक्ष की मूर्ति से चित्तीदार लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है। मथुरा कला के मुख्य केंद्र मथुरा, अहिछत्र, श्रावस्ती, वाराणसी, कौशाम्बी आदि हैं। मथुरा शैली में सीकरी के लाल चित्तीदार पत्थर या श्वेत चित्तीदार पत्थरों का प्रयोग होता है। लाल चित्तीदार पत्थर और श्वेत चित्तीदार पत्थरों, तो ये हुआ है हमारा मथुरा शैली में फतेहपुर सीकरी। मथुरा कला में बुद्ध इस समस्त प्रसिद्ध मुद्राओं में प्रदर्शित किए गए हैं। मथुरा कला में बुद्ध समस्त प्रसिद्ध मुद्राओं में प्रदर्शित किए गए हैं, जैसे वर्द हस्त मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा तथा भूमि स्पर्श मुद्रा। ये मुद्राएं जो हैं समस्त मुद्राएं हैं चार: वर हस्त मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा। कंकाली टीला जो मथुरा में है, उत्खनन से सैकड़ों आयागपट्ट मूर्तियां मिली हैं, जिनके तीर्थंकरों का चित्रण है। ब्राह्मण हिंदू धर्म से संबंधित सूर्य प्रतिमा, संकर्षण मूर्ति, मोरा लेख आदि की प्राप्ति कचहरी मैदान मथुरा के उत्खनन से हुई है। गुप्त काल की मृत्तिका निर्मित कलात्मक मूर्तियों के प्रमुख उत्कृष्ट नमूने राजघाट, वाराणसी, अहिछत्र, बरेली, सहेत महेत, श्रावस्ती आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं।
सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ माना जाता है। पारखम उत्तर प्रदेश से एक 7 फीट ऊंची यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई। सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। गुफा चित्रकारी के साक्ष्य पुरापाषाण काल में उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र मिर्जापुर की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। ये शैलाश्रय प्राचीन काल में चित्रकला के विकास के द्योतक हैं। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली मुगल शैली थी, जो जहांगीर के समय अपने चरमोत्कर्ष पर थी। बिशन दास व्यक्ति चित्र बनाने में माहिर था। इसे जहांगीर ने ईरानी दरबार में शाह अब्बास का चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था। जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण कराया था। इसके समय को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मध्यकाल में मुगल शैली की शुरुआत आने के बाद हुमायूं के समय फारस में मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद नामक चित्रकारों को भारत बुलाया गया। अब अब्दुस्समद के चित्र गुलशन चित्रावली में संकलित हैं। औरंगजेब के काल में चित्रकारी की स्थिति दयनीय होने के कारण कुछ चित्रकारों ने काशी नरेश के यहाँ संरक्षण प्राप्त किया और अपभ्रंश शैली तथा कंपनी शैली का विकास किया। ये चित्र आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत भवन से सुरक्षित हैं। वर्ष 1911 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की लखनऊ में स्थापना होने के बाद आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर तथा वाराणसी काष्ठकला के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना की गई थी। हाल के दशक में वाराणसी का काष्ठकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। यहाँ के लकड़ी से बने खिलौने तथा अन्य कलात्मक वस्तुओं का भारत के साथ साथ विदेशों में भी प्रचुर मांग है। वाराणसी के लकड़ी के खिलौने को देश के बौद्धिक संपदा अधिकार अर्थात भौगोलिक उपदर्शन का दर्जा प्राप्त हो गया है। असित कुमार हलदार वर्ष 1925 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की प्रथम भारतीय प्राचार्य बने। असित कुमार हलदार वर्ष 1925 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने। ये अवनी बाबू और टैगोर के शिष्य थे। असित कुमार हलदार ने लखनऊ में चित्रकला की वास तथा टेम्पा नामक 2 नई शैलियों की शुरुआत की। इसे ही बाद के समय में लखनऊ शैली कहा गया। अब देखते हैं चित्रकार और कृतियाँ या क्षेत्र। रामचंद्र शुक्ल, इनकी क्या कृतियाँ थीं? पश्चाताप, मौत की आंखें, पराजय की पीड़ा, रोगी का स्वप्न, भवानी चरण ग्यू, रामलीला। राज कपूर चितेरा, तेंदुलकर को 1500 फीट लंबी तेंदुलकर की 1500 फीट लंबी चित्र श्रृंखला। नंद किशोर शर्मा, कालीन चीनी बर्तनों की डिजाइन। विश्वनाथ मेहता, प्यासा ऊंट, सुहाग बिंदी सृष्टि।
रणवीर सक्सेना, झूला या प्रतीक्षा, शिवनंदन नौटियाल, सत्यम शिवम सुंदरम, किरण दर, चीनी जापानी चित्रण पद्धति, महेंद्र नाथ सिंह, कांगड़ा एवं काशी शैली पर कार्य, ललित मोहन सेन, सभी चित्र। ललित मोहन सेन वर्ष 1945 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य बने। इनके द्वारा ग्राफिक विद्या की शुरुआत की गई। इनके द्वारा रचित चित्र सभी कहलाए। सभी क्या है? रचित चित्र की श्रृंखला जो इन्होंने रचित करे होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा में भित्ति चित्र को चित्रित करने का कार्य जगतनाथ मुरलीधर अहिवासी को सौंपा गया था। पहाड़ी सीट से चलने का सहारा, स्लथ, बालक, गपसप, साँझ ढले, पहाड़ी दसियारे, गांव की सुबह, नीलकंठ, काम की समाप्ति पर आदि रणवीर सिंह बिष्ट के प्रमुख चित्र हैं। गोरखपुर की अमृता शेरगिल को उपेक्षित समाज व महिला वर्ग की गहरी संवेदना की ख्याति प्राप्त चित्रकार कहा जाता है। संगीत कला। उत्तर प्रदेश में संगीत कला के विकास में 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कश्यप, दत्तिल, शार्दुल, मातंगम, अभिनवगुप्त एवं हरिपाल जैसे प्रख्यात संगीतज्ञों का उल्लेखनीय योगदान है। मध्ययुगीन भारत में संगीत की अलग अलग धारा, दरबारी संगीत व भक्ति संगीत, देखिए संगीत कला में मध्ययुगीन भारत में संगीत की दो अलग अलग धारा, दरबारी संगीत व भक्ति संगीत पुष्पित व पल्लवित हुई। मध्यकालीन संगीत परंपरा में अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने भारतीय एवं ईरानी रागों का सुंदर मिश्रण किया और ईमान, जिल्फ, साजगरी जैसे नवीन रागों का इजाद किया। भारतीय गायन में कव्वाली और तबला तथा सितार की इन्हीं की देन माना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म आधुनिक कासगंज जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था। भक्ति संगीत के विकास के क्रम में वल्लभाचार्य ने संगीत वद्य, भजन व पदों के गायन की मंदिर की अर्चना पद्धति के रूप में प्रचलित करी। प्रमुख कलाकार और संबंधित क्षेत्र। किशन महाराज ये बजाते थे तबला, और गुदई महाराज, समता प्रसाद इनका नाम था, तो तबला वादन ये भी करते थे। अनोखे लाल मिश्र भी तबला बजाते थे, और कोदऊ सिंह ये पखावज बजाते थे, और पंडित सखाराम ये भी पखावज। शंभू महाराज ये कत्थक करते थे। बिरजू महाराज ये भी कत्थक से संबंधित हैं। अच्छन महाराज ये भी कत्थक से हैं। श्रीमती एन राजम ये वायलिन बजाते थे, और पंडित रविशंकर सितार या बनारस घराना। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन घराना। तो ये है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रमुख कलाकार और संबंधित क्षेत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे वल्लभाचार्य के 8 शिष्यों के समूह को अष्टाछाफ कहा जाता था। ये कवि के साथ साथ संगीतकार भी थे। सूरदास जी को सूरदासी मल्हार का प्रणेता माना जाता है। जौनपुर के शासक सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने कव्वाली की धुन
पर बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किया। टप्पा शैली का भी प्रचलन इसी क्रम में हुआ। मंदिर में ध्रुपद गायन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय स्वामी हरिदास को जाता है। इनका जन्म अलीगढ़ के हरिदासपुर ग्राम में हुआ था। इन्होंने अपना जीवन वृंदावन में निधिवन नामक स्थान पर व्यतीत किया। स्वामी हरिदास ने श्री केलीमाल तथा अष्टादश पदों की रचना की। श्री केलीमाल में कुल 110 पद हैं, जो कि 10 रागों में विभाजित हैं। अष्टादश में कुल 18 पद हैं, जो कि 4 रागों में विभाजित हैं। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने उन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से विभूषित किया था। नाद विनाद नामक ग्रंथ में स्वामी हरिदास के 8 शिष्यों का उल्लेख है। इनमें तानसेन, बैजू बावरा व गोपाल आदि प्रसिद्ध थे। वृंदावन में प्रत्येक वर्ष स्वामी हरिदास के सम्मान में संगीत सम्मेलन व ध्रुपद मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तर मुगल बादशाहों ने भी संगीत को प्रश्रय दिया। ख्याल गायकी में सिद्धहस्त, सदारंग व अदारंग मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे। संगीत में घराना शब्द का विशेष स्थान है। मुख्यतः घराने का आरंभ ख्याल गायकों से हुआ है। रामपुर सहसवान घराना। सहसवान बदायूं जिले में तहसील है। यह 13वीं शताब्दी से ही संगीत के लिए प्रसिद्ध रहा। इस घराने के अली हुसैन, मोहम्मद हुसैन और इनायत हुसैन रामपुर चले गए। इसलिए यह घराना सहसवान रामपुर घराना कहलाया। इनमें इनायत हुसैन ने खूब यश हासिल किया। आगरा घराना देखते हैं क्या रहा। यह घराना हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। आगरा घराने के जन्मदाता तानसेन के दामाद हाजी सुजान खां को माना जाता है। हाजी सुजान खां आगरा घराने के जनक। उस्ताद फैयाज खां ने इस घराने को एक नई पहचान दी थी। सुजान खां के वंश के श्याम रंग और सरस रंग नामक 2 भाइयों ने इस घराने को एक नई पहचान दी। यह घराना श्रृंगार, प्रेम और भक्ति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। संभवतया इसी कारण इस घराने को रंगीला घराना भी कहा जाता था। इस घराने के गायक ख्याल के साथ ही ध्रुपद एवं धमार से पारंगत थे। उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद अता हुसैन खां, उस्ताद वसीम अहमद खां, पंडित यशपाल, विश्वंभर दीन, स्वामी वल्लभदास दिनकर, काकनी आदि कलाकार इसी घराने से संबंधित थे। अब पढ़ते हैं लखनऊ घराना। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़े इस घराने का जन्म अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। वाजिद अली शाह के दरबार में बिंदा दीन जैसे कथक नृत्य के आचार्य व कोदऊ सिंह जैसे पखावजी मौजूद थे। लखनऊ घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए भी प्रसिद्ध है। खुर्शीद अली खां लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह माने जाते हैं। वाजिद अली शाह के शासनकाल में ठुमरी की काफ़ी लोकप्रियता मिली। उन्होंने स्वयं अख्तर पिया उपनाम से और उनकी दरबारी बिंदा दीन ने सनद पिया नाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की। शंभू महाराज व लच्छू महाराज कथक शैली में जुड़े प्रमुख कलाकार थे। शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी। अब आता किराना घराना। किराना घराना यह घराना गायन की ख्याल परंपरा से जुड़ा है। किराना घराने का नामकरण उत्तर प्रदेश की एक तहसील कैराना से हुआ माना जाता है। इसके संस्थापक अब्दुल करीम खां थे।
20वीं सदी में किराना शैली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय संगीतक उस्ताद अब्दुल करीम खां थे। इस घराने के महान कलाकारों में हीराबाई बरोड़कर, भीमसेन जोशी व गंगूबाई हंगल आदि प्रमुख हैं। बनारस घराना। यह घराना ध्रुपद, धमार, ठुमरी, टप्पा, कजरी, चैती के गायन के लिए प्रसिद्ध है। एक और बड़े पंडित रामदास जी, पंडित महादेव प्रसाद मिश्र और पंडित राजन साजन मिश्र जैसे दिग्गज गायकों ने ख्याल गायकी के माध्यम से इस घराने की पहचान दिलाई थी। दूसरी ओर रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, छन्नू लाल मिश्र जैसे कलाकारों ने ठुमरी गायन से जुड़कर इसकी सेवा की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित राम सहाय मिश्र बनारस घराने के प्रसिद्ध शहनाई वादक एवं शंभू सुमीर गोपाल मिश्र, नारायण विनायक, हनुमान प्रसाद मिश्र प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। बनारस घराना तबला बजाने वालों की योग्यता के कारण भी प्रसिद्ध हुआ। इस घराने के पंडित किशन महाराज, पंडित गुदई महाराज ने काफ़ी प्रसिद्धि पाई। अब पढ़ते हैं इटावा घराना। ठीक है, इटावा घराना पढ़ा जाएगा। इस घराने को गौरीपुर हमदाद खानी घराना भी कहते हैं। यह घराना सितार वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। सूरजन सिंह, इमदाद खां तथा ध्रुव तारा जोशी आदि इस घराने के प्रमुख वादक हैं। यह सितार और सुरबहार संगीत के लिए मशहूर है। अब फतेहपुर सीकरी घराना देखते हैं। यह घराना ध्रुपद व ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है। जहांगीर के काल में दो भाइयों जैनू खां और जोरावर खां ने इस घराने की नींव रखी थी। इस घराने के घसीट खां को ध्रुपद गायन में काफ़ी प्रसिद्ध मिली। खुर्जा अलीगढ़ घराना। ठीक है भाई, खुर्जा पढ़ते हैं। उस्ताद नत्थे खां और उनके पुत्र जोधे खां ने 18वीं शताब्दी के आरंभ में इस घराने की शुरुआत की। इस घराने की तान प्रणाली में अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। अतरौली घराना। इस घराने की स्थापना अलीगढ़ के निकट अतरौली गांव में काले खां और चांद खां के द्वारा की गई। अब इसके बाद भिंडी बाजार आने वाला। यह घराना ध्रुपद और धमार गायन के लिए जाना जाता है। इस घराने के गीतकारों में छज्जू खां, हुसैन खां और खैराती खां आदि प्रमुख हैं। भिंडी बाजार घराना देखिए क्या था। मुरादाबाद निवासी छज्जू खां और नजीर खां खादिम हुसैन खां ने भिंडी बाजार घराना की स्थापना की। ध्यान रहे कि महान गायिका लता मंगेशकर ने भिंडी बाजार घराना के अली खां से संगीत की शिक्षा ली थी। अजराड़ा घराना। अजराड़ा घराना मुख्यतः तबला वादक घराना है जिसका मेरठ से संबंध है। इस घराने के प्रमुख तबला वादकों में कल्लू खां, चांद खां तथा मोहम्मदी खां का नाम उल्लेखनीय है। नाट्यकला। नाट्यकला कल करे जाएगी, कल पढ़ते हैं नाट्यकला। अब ये बड़ा हो जाएगा सेशन। धन्यवाद।